हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आपसे मैंने जो कल वादा किया था परसों कि मतलब मैराथन आएगा एमसीक्यू, जो आपका जो क्लास किस मैराथन क्लास जो क्या है, किस पे है? बीपीएससी एडीओ पे है, जेपीएससी पे है और ईपीपीसीएस और जो भी ऑल मतलब जो भी ग्रेजुएट लेवल एवं नॉन ग्रेजुएट लेवल जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा। क्योंकि इसमें सिर्फ जीएस का जो पोर्शन है ना आपका, जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हो गया और आपका साइंस का जो क्वेश्चन हो गया वो इसमें शामिल है। ओके, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रेटेजी एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। ओके, तो आज का पहला और ये क्या है, आपका मैराथन क्लास है, तो प्लीज आप धैर्य बनाए रखिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है इसका, कि भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका निर्माण कब हुआ था आपका? 1949 में हुआ था। ठीक है, आपका कब हुआ था? 1949 में हुआ था। क्या था कि आपका कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, आपका संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था। ठीक है, यानी अंगीकृत किया गया था। और लागू कब हुआ था आपका? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये लागू हुआ था संविधान। ठीक है, और ये आपका क्या अपनाया गया था, यानी बना था। ठीक है, निर्माण हुआ था। और हमारा आपका स्वतंत्र भारत कब हुआ था? तो 1900 आपका 47 में, यानी इंडिपेंडेंस हुआ था। और जो 1948 में जो है ना, कि ये क्या हुआ था, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी जो गठन हुआ था। ठीक है, ड्राफ्टिंग जो कमेटी होता है उसका मतलब 1948 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है? तो कितनी है? देखिए, जैसे क्या है ना, अभी इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या है, आपका 8 है। ठीक है, 8 है। अब जो ये हमेशा जो है कि आप याद रखिएगा 8 है। कौन-कौन है? तो ये हम लोग देख लेते हैं। पहला तो हो गया राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, आपका इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार हो गया। आपका फिर आपका राइट टू फ्रीडम हो गया, यानी स्वतंत्रता का अधिकार हो गया दूसरा। ठीक है, थर्ड क्या हुआ आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया आपका? राइट टू मतलब आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिफ्थ हमारा क्या हो गया आपका? कल्चरल मतलब संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हो गया, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया। और आपका पांचवा क्या हो गया आपका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया। और छह क्या हो गया आपका? सॉरी, सातवां क्या हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब संशोधन करके क्या हो गया आपको, क्या कर दिया गया है आपका? आर्टिकल 300 ए में इसको डाला गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 1900 जो आपका 76 में 42वां संशोधन हुआ था ना, संविधान संशोधन, उसको से क्या करके दिया था आपको कि जो संपत्ति का जो अधिकार था ना, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल आपका 300 ए में डाला गया है। तो ये अभी आप याद रखिएगा। और जो हमारा लास्ट है जो आपका राइट टू एजुकेशन, जो 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला हम लोग चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं क्या उद्देश्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका, राज्य द्वारा नीति निर्धारण। ठीक है, ये क्या करता है ना, डायरेक्ट राज्य को क्या करता है, राज्य को मतलब क्या काम है कि राज्य को समाज का मतलब कल्याण करना और न्याय और आर्थिक समानता के लिए मार्गदर्शन करने के लिए ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। और भी इसके बारे में डिटेल आप मेरे पॉलिटी का जो एमसीक्यू चल रहा है ना, उसमें आप पढ़ सकते हैं जाके। आप उसके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कीजिएगा कि मतलब 5 से 6 डेली ये क्लास चलता है, तो आप उसमें जाइएगा, पॉलिटी एमसीक्यू, और जो भी पढ़ रहे हैं वो तो पता ही है उनको। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि आपका फोर्थ सवाल है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना परसेंट रहता है, तो कितना है हमारा, तो भारतीय कृषि का योगदान जो है ना आपका 25% है। ठीक है, 2020 से आपका देखिएगा 2025 तक जो है अनुमानित आंकड़ा जो है आपका अनुमान लगाया गया है, जीडीपी में लगभग आपका 25% ये योगदान करता है। अधिकांश मतलब ये जो है ना कि आपका सबसे ज़्यादा जो है 25% मतलब कृषि से यहाँ पे 25% ही आ रहा है। ये क्या अनुमान लगाया गया है? 2020 से 25 का एक अनुमानित आंकड़ा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आपका भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था? 2017 में हुआ था। आपका ये जो संविधान संशोधन हुआ था 101 का संविधान संशोधन 2016 का, तो उसके तहत ही ये क्या आया था, जीएसटी एक्ट बना था। ठीक है, जीएसटी एक्ट बना था और इसी के तहत ये जीएसटी आपका लागू कब हुआ था? 1 जुलाई आपको 2017 को। तो ये भी आप याद रखिएगा और ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो जीएसटी का भी मैंने टॉपिक करवा रखा है पॉलिटी एमसीक्यू में, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे। और अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारा एक मुहिम है छोटा सा कि 1K का सब्सक्राइब हो। और इस वीडियो पर मेरा एक है कि मैंने आपका करंट अफेयर के लिए भी जो अभी होने वाला है एग्जाम आपका 2025 का करंट अफेयर का भी बैच मैंने लाया था। उसमें लगभग जो है कि आपका हाफ जो है आपका जुलाई तक का मैंने करंट का मैराथन क्लास करवा चुका हूं, तो उसे भी आप देखिएगा। 1K का व्यूअर का हमारा ये मतलब लक्ष्य है, तो प्लीज आप लोग जितने भी लर्नर हैं प्लीज आप देख रहे होंगे, आप आगे से आगे शेयर कीजिएगा और प्लीज आप शेयर करके और इनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने भी बोलिएगा। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत बेहद अच्छे तरीके से मैं सारे आपके लिए करवाऊंगा और जो भी आपका मांग रहेगा आप अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा और आपकी मांग को पूरा करूंगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अब आगे जो अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि 6 नंबर कि भारत में प्रमुख नदियों का कुल बेसिन क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा है आपका? हमारा गंगा है। ठीक है, गंगा है। गंगा जो है कहाँ से आपका होता है कि आपका उत्तराखंड से बहते हुए कहाँ जाती है, आपको यूपी में आती है, यूपी से फिर कहाँ जाता है, बिहार जाता है और बिहार से कहाँ जाता है आपका वेस्ट बंगाल में जाता है। ठीक है, तो ये इतना लंबी दूरी ये तय करता है, तो इसलिए इसका कुल बेसिन जो है ना क्षेत्र से सबसे बड़ा है। ठीक है, इन नदियों में। ओके, अगला हमारा हमारा जो प्रश्न है आपका क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये भी क्या है हमारा, कौन सा है भारत में, तो सबसे भारत में जो सबसे लंबी नदी है ना वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो दिया हुआ है वो आपका कौन सा है आपका, ये है आपका गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन है आपका, गंगा नदी है। लगभग कितनी है इसका, 2525 किलोमीटर इसकी है लंबाई है। ठीक है, और इसमें क्या है ना कि आपका गोदावरी का जो है आपका डिस्टेंस है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो आपका 2525 किलोमीटर है, जो कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये उत्तराखंड से बहते हुए आपका वेस्ट बंगाल के आपका बे ऑफ बंगाल में अपना ये क्या मुहाना बनाती है। ठीक है, और ये कैसा होता है, अलकनंदा, जब अलकनंदा जो होती है, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी है, उसके मिलने से ये कहाँ मिलती है, ये दोनों देव प्रयाग में मिलती है। ये भी याद रखिएगा, देव प्रयाग में मिलती है और वहां पे क्या बनाती है, मिलकर बनाती है, गंगा का निर्माण करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अलकनंदा और भागीरथी को मिलने से ही गंगा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं, तो किसके तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, तो आपका ये आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, आपका 352 के तहत यानी 352 के तहत ये है नेशनल इमरजेंसी। और राज्य आपातकाल जो लगाता है ना 300 मतलब जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है आपका, ये राष्ट्रपति शासन जो होता है राज्यों में, ये आपका कितने से आता है, आपका 356 से। और ये होता है आपका वित्तीय आपातकाल आपातकाल। ठीक है, आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आपका हो गया क्या,
आपका राष्ट्रपति शासन और ये आपका नेशनल इमरजेंसी। और 368 के तहत जो होता है ना, आपका क्या होता है, संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन का प्रावधान है, ठीक है। आपका संविधान संशोधन होता है, ठीक है। तो ये अभी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो हमारा आता है, ये आपका अगला प्रश्न जो कह रहा है, देखिए हाँ, मेरे द्वारा जो ये करवाया जा रहा है ना, इसमें मिक्स आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसमें मिक्स्ड प्रश्न रहेंगे, ओके। तो आप देखते जाइएगा। भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसने ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रमुख भूमिका निभाया था? तो किसने आपका निभाया था भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रीन रेवोल्यूशन? तो आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति के बारे में ये बात कर रहा है। तो हरित क्रांति एम स्वामीनाथन जो हमारे किए थे, ठीक है। और ये क्या किए थे भारत में, ठीक है। और वैश्विक लेवल पर जो है, वैश्विक लेवल पर वो नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। और ये कब करवाए थे? 1968 के टाइम में ये आपका क्या करवाए थे? हरित क्रांति करवाए थे। और यहाँ से आप देखिएगा कि वर्गीस कुरियन जो है, वर्गीस कुरियन जो है, ये आपका कौन से थे? ऑपरेशन फ्लड के नाम आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे जान लीजिए। ऑपरेशन फ्लड जो चलाए थे, ये आपका क्या चलाए थे? दूध क्रांति, ठीक है, दूध क्रांति, ठीक है। दूध क्रांति के लिए वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। और आपका होमी जे भाभा जो है, परमाणु ऊर्जा के लिए ये प्रसिद्ध है, परमाणु ऊर्जा के लिए ये प्रसिद्ध है आपका होमी भाभा, ओके। और ये लास्ट वाला जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम, आपको पता होगा कि इन्हीं के द्वारा आपका इसरो का स्थापना हुआ था, जो कब हुआ था? 1969 में। तो ये आप याद रखिएगा। मैं इसरो का बारे में भी बहुत अच्छे से करवाया हूं, तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में, ठीक है। अगर आप द हिंदू से जुड़े होंगे तो उसमें भी मैं बेहतरीन तरीके से करवाया हूं, तो आप जाके द हिंदू भी देख सकते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक अवधारणा क्रिस्पर से संबंधित है? तो कौन सा है ये आपका? तो ये कौन सा है आपका? जेनेटिक इंजीनियरिंग से है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से है। ये क्या करता है? क्रिस्पर 9 एक कैंची की तरह होता है। ये क्या होता है? कैंची की तरह होता है। ये क्या करता है? जीन एडिटिंग करता है, ठीक है, जीन एडिटिंग किया जाता है, ठीक है। जीन में एडिट करके, बदलाव करके आपका मतलब इससे क्या होता है कि आपका कार्य किया जाता है। तो ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग से है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है कि भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के किस भाग में शामिल है? तो भारत के किस भाग में शामिल है? हमें पता है कि आपका भाग 4, ठीक है, 4 आपका 4 में शामिल है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी 4 में नहीं, 4A में शामिल है, ठीक है। और 4 में कौन शामिल है आपका? आपका डीपीएसपी, जो अभी कुछ देर पहले ही आपको मैंने क्वेश्चन करवाया। और थर्ड में हमारा क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है। और पार्ट 5 में जो है हमारा क्या है? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रावधान है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब इंडियन गवर्नमेंट का प्रावधान है, ठीक है। यानी भारतीय संघ का मतलब जो है आपका पार्ट 5 में दिया हुआ है। और पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, माने भाग में क्या दिया हुआ, भाग 3 में तो फंडामेंटल राइट, आपका पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी, और आपका पार्ट 4A में है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने हैं टोटल? आपका 11 है, ठीक है, 11 है। 11वां कब जोड़ा गया था आपका? ये आपका 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन के तहत ये 2002 में जोड़ा गया था। क्या? एजुकेशन के लिए, ठीक है, कि आपको मतलब 6 से 14 वर्षों के उम्र के बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये बात कहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि 12 नंबर जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये कौन सा है आपका? 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। आर्टिकल 56 जो बोलता है ना, आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है। और आपका आर्टिकल 52 जो बोलता है आपका राष्ट्रपति के पद के बारे में बोलता है। और आर्टिकल आपका 70 जो है आपका 72 ये क्षमादान की बात करता है। आपका 61 जो हो गया आपका, ये आपका महाभियोग के बारे में वो बात करता है। तो ठीक है, आप थोड़ी-थोड़ी ये जानकारी भी याद रखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज इससे मिलते जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न चल रहा है, क्या है? अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि भारतीय संसद में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है राज्यसभा में? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो है हमारा 245 है। इसमें क्या होता है ना कि 245 कैसे है कि 233 जो होता है जिनका चुनाव होता है, ठीक है। ये चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये भी याद रखिएगा।
राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होता है, और इसको कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ईसीआई करवाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इसमें प्लस जो होता है 12 जो होता है आपका नॉमिनेटेड होता है। किसके द्वारा? आपका किसके द्वारा होता है आपका नॉमिनेटेड? तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। मैंने पूरे डिटेल से इसे राज्यसभा के बारे में भी करवा रखा हूँ, तो आपको जहाँ जहाँ जो मैं क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। आप टॉपिक वहाँ पे सर्च कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा पॉलिटी एमसीक्यू में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ राज्यसभा और लोकसभा किस में करवाया गया है, तो पूरे डिटेल से कराया गया है। ठीक है, देखिए आइए, प्लानिंग कमीशन की जगह किसने नीति आयोग बनाया? ठीक है, किसने नीति आयोग बनाया था की जगह किसने नीति आयोग बना था, मैंने कब बना था? तो ये कब बना था? 2014 में बना था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जब बने थे, नरेंद्र मोदी पीएम जब बने थे, उन्हीं के नेतृत्व में नीति आयोग 2014 में बना था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 1 जनवरी 2015 से ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के जीडीपी में इंडस्ट्री का योगदान लगभग कितना है? तो इंडस्ट्री देखिए, वहां पे आपका 25% तो एग्रीकल्चर है, ये भी आप देख लेते। अब यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में जान जाते हैं। तो इंडस्ट्री का भी जो हमारा है ना, अप्रोक्सीमेटली जो है आपका कितना हो जाएगा? ये लगभग आपका, ये भी आपका 25% ही है। ठीक है, 25% ही है। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो सबसे हाई है। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है लगभग 50% योगदान इसका रहता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका 25%। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि आपका 16 नंबर प्रश्न कि भारत में कौन सा योजना वर्ष 12th 5 ईयर प्लान शुरू करवाया? कब किया गया था? तो शुरू हुआ था 12वीं जो पंचवर्षीय योजना, तो हमारा ये हो जाएगा 2011 से आपका कब चलाया गया था? 2011 से 16 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन द्वारा 12th 5 ईयर प्लान ये आपका 2011 से 16 तक चलाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे जो हमारा कहता है कि कौन सा, सॉरी, ये इसका आंसर जो होगा ना आपका ये 2012 से 17 वाला होगा, लेकिन ये पहले ही क्या हुआ था 2014 में ये हमारा क्या हो गया आपका खत्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय नीति आयोग बन गया था। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि आपका 17 नंबर कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये किस राज्य में होती है? मेघालय में होती है। मेघालय में जो चेरापूंजी या मासीनाराम जो बोलते हैं, चेरापूंजी है मासीनाराम। ठीक है, चेरापूंजी या मासीनाराम। ठीक है, मासीनाराम। ठीक है, वहां होता है। विश्व में सबसे ज्यादा होता है, भारत में ही नहीं विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मासीनाराम या चेरापूंजी। अन्य राज्य में जो है ना कम वर्षा होती है, यानी पूरे विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगा? मेघालय में होगा। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है आपका 18 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये आप जानिए कौन सा है? आपका गंगा सोन डेल्टा है। ठीक है, ये जो है ना आपका क्या था? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यानी ये जो गंगा सोन डेल्टा ऐसा दिया गया है, ये इसी कारण दिया गया है कि गंगा जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बनाता है एक सुंदरबन डेल्टा, जो आपका बंगाल के खाड़ी में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? गंगा और सोन डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा ये भी याद रखिएगा कि सुंदरबन डेल्टा इसका नाम है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा आपका जो ब्रह्मपुत्र और गंगा के नदी के पर अवस्थित है। कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। अन्य जो जगह पे है, मछुआ डेल्टा हो गया आपका, इंद्रावती डेल्टा हो गया, इससे कम है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा सोन डेल्टा। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है आपका 19 नंबर जो हमारा क्या कह रहा है कि 19 नंबर जरा हम देखते हैं कि ये भारत में कौन सा प्रमुख खनिज लोहा उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो कौन अग्रणी है ये हमारा बताता है, तो ये उड़ीसा है। ठीक है, क्या है कि उड़ीसा जो है आयरन में सबसे ज्यादा है, और छत्तीसगढ़ जो है आपका कोयला में सबसे ज्यादा है। अन्य राज्य में भी जो लोहा उत्पादन होता है, लेकिन आपका उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा।
आपका अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है 20 नंबर कि भारत में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा जिसको रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो कौन सा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये हमको बताना है। तो ये आपका हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो पावर द्वारा आपका सबसे ज़्यादा होता है। कुल रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा इसका हिस्सा होता है किसका, हाइड्रो का होता है। और सोलर और विंड जो है अभी तेजी से बढ़ रहा है, पर अभी तक जो है आपका हाइड्रो ही है, ठीक है। सोलर के लिए क्या लाया गया है, आपका सोलर रूफटॉप स्कीम जो लाया गया है, आपका हर घर मुफ्त बिजली योजना वाला जो सिस्टम है कि आपको वो लगभग 1 करोड़ घरों पर क्या है आपका सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसके द्वारा नेट मीटरिंग का भी काम किया जाएगा। नेट मीटरिंग द्वारा क्या होता है, देखिए नेट मीटरिंग जो होता है आपका कि जैसे ये मान लिया जाए आपका घर का सोलर पैनल है, ये घर में ये है और ये आपका ग्रिड हो गया, ठीक है। ये ग्रिड हो गया और ये आपका घर हो गया, ठीक है। तो घर में जितना यूज हुआ, बाकी जो बचा हुआ है ना, वो आप यहाँ आप ग्रिड में जब भेजिएगा, ठीक है, ग्रिड में जब भेजिएगा तो ये कौन सा, ये मीटर बीच में मीटर जो लगा रहता है उसी को नेट मीटरिंग कहा जाता है। कितना यूज हुआ और कितना गया, और उसके बदले आपको ग्रिड मतलब सरकार जो है आपको पैसा देता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये हाइड्रो है, ठीक है। और सोलर रूफटॉप के बारे में भी आपको बता दिया कि कौन सा स्कीम है, ये भी याद रखिएगा, ओके। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका कह रहा है कि आपका 21 का कि भारतीय संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ किस वर्ष जोड़ा गया, तो ये कब जोड़ा गया था आपका, ये आपका आंसर जो हो जाएगा ना 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है। कब क्या हुआ था, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 52वां संविधान संशोधन यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान संशोधन, उसके तहत क्या हुआ था कि आपका 10वां आपका क्या वो जोड़ा गया था, अनुसूची जोड़ा गया था, 10वां अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था, इसी को बोला जाता है दल बदल कानून। तो ये दल बदल कानून है को 10वां अनुसूची में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ का हिंदी जो होता है दल बदल कानून होता है, दल बदल कानून होता है, ओके। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कब हुआ था 1985 में, तो ये आप याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ये आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन कम से कम भी तो आपको मिनिमम आपको कम से कम 15 या 20 आपको कम से कम 15-20 आपसे जरूर ही आपके पेपर में जरूर ये यहाँ से जरूर आपका लड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो भी एग्जाम होने वाला है, अगर जो भी आपका एग्जाम होगा मैं उसका बताऊंगा कि हाँ कहाँ से कहाँ तक आया है या नहीं आया है, ठीक है। आप एक बार विश्वास करके आप पढ़िए तो जरूर इससे, और आपको बहुत सारे हेल्पफुल मिलेगा। आपको डायरेक्ट तो मैं बोल दिया कि 15 से 20 क्वेश्चन, लेकिन इससे आपको ना ओवर नॉलेज मतलब जो है ना आपका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको सहायता मिलेगा। आप ये याद रखिएगा मेरी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में कौन सा सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरी सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो भारत में कौन सा सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरी सर्वोच्च न्यायालय किसको बोला जाता है, तो ये क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, हम भी जानते हैं। आर्टिकल 200 आपका क्या है 14 के तहत ये क्या है हाई कोर्ट का प्रावधान करता है, और ये 100 आपका कितना के तहत 143 के तहत करता है, ठीक है। और हमारा जो हाई कोर्ट है आपका आर्टिकल 226 के तहत हमारा मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो करता है आपका कितने के तहत करता है, आपका 32 के तहत करता है। और इसमें लीगल ये जो हाई कोर्ट करता है लीगल अधिकार का भी रक्षा करता है, इसलिए इसका हाई कोर्ट का जो दायरा जो होता है अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है, मतलब इसका दायरा जो होता है ब्रॉड है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, ओके। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, और इसके बारे में भी मैं आपको आपके मतलब चैनल पे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी पे पॉलिटी वाले एमसीक्यू में मैं अच्छे से करवा रखा हूं, और आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी का भी मेरा बैच चल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी का भी मेरा बैच चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। ज्योग्राफी का है ये, ठीक है, ज्योग्राफी का भी मैं चला रहा हूँ, लगभग उसमें 11 क्लास हो चुके हैं, आपको पूरे रॉक तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे भी वो टॉपिक वाइज होता है, आपको टॉपिक वाइज होगा, ये नहीं कि आपका बुक खोल के मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टॉपिक एक उठाता हूँ जो इसको पूरे मतलब उसके पूरे मतलब आपका होता है ना पाठ पुर्जा एकदम खोल के रख देना है, ठीक है। और उसके बाद उसके जो भी यहाँ पे है आप जाके पढ़िएगा तो उसका आसानी होगा। मैं पहले टॉपिक का जो कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है,
क्या है टॉपिक, उसका कंसेप्चुअल बताऊंगा, फिर आपको क्या करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना एनसीईआरटी का ही वो उसमें पढ़ाता हूँ, और आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने का तरीका उसमें भी बताता हूँ, और शॉर्ट नोट्स मैं खुद लिखवाता हूँ। ठीक है, कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब एग्जाम टाइम आपके रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में जैसे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सस्पेंडेबल है। ठीक है, तो किससे होते हैं, जब आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा मौलिक अधिकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब ठीक है, आपका उस सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि 356 में जो होता है ना, और इसमें क्या है कि स्टेट इमरजेंसी है, और 360 में अभी मैं पढ़ा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, और 368 से आपका संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है अगला प्रश्न कि 24वां नंबर, भारत में सबसे लंबा जो रेलवे टनल कौन सा है, तो ये कौन सा है, पीर पंजाल है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, पीर पंजाल है। ठीक है, ये जम्मू टू आपका कहाँ जाता है, बारामूला कॉरिडोर जाता है, जो लगभग 11 किलोमीटर। ऐसे अभी अटल टनल है, लेकिन ये क्वेश्चंस के हिसाब से जो है ना, आपका पीर पंजाल टनल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारा क्या है आपका, कि किस फसल में मुख्यतः मतलब लाया गया था। तो ये आपको पता है कि एम स्वामीनाथन लाए थे 1968 के टाइम में लाए थे। ठीक है, तो ये आप याद रख, सॉरी 1962 या 68 के समय में लाए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो था आपका क्या आया गया था, ये धान और गेहूं के आया था। तो इसमें जो है ना आपका यहाँ पे प्लस में धान कर लीजिएगा, तो ये धान और गेहूं दोनों के लिए आया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका एक प्लस धान कर लीजिएगा, तो इसमें क्या होगा, धान और गेहूं के लिए लाया गया था। कौन लाए थे, एम एस स्वामीनाथन। और जो आपका वर्ल्ड लेवल पर जो ग्रीन रिवोल्यूशन किए थे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन आपका बोरलॉग। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका क्या कह रहा है कि भारत में आपका कौन सा एक्ट फार्मर प्रोटेक्शन के लिए लागू हुआ है। तो कौन सा लागू हुआ है आपका ये कौन सा है, आपका सी नंबर, फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। ठीक है, 2020 में ये क्या हुआ था के बाद ये लागू किया गया था, किसान वाणिज्य स्वतंत्रता के था। और जो है आपका बाकी जो है ना, ये सब कानून, ये आपका एसेंशियल कमोडिटीज, ये सब जो है ना आपका डायरेक्ट जो है आपका नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी एक्ट, ये सब चीज है जो नहीं है। ठीक है, जो आपका प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट जो बता रहा है, ये आपका फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड कॉमर्स एक्ट है। ओके, तो अगला हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में कौन सा नदी बेसिन सबसे बड़ा है, फिर से हम लोगों के पास आया, तो ये गंगा है। कितना है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका जो अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी को मिलने से क्या बनता है, भागीरथी को मिलने से क्या बनता है, आपका गंगा बनता है। ठीक है, गंगा बनता है। ओके, तो ये गंगा नदी का निर्माण होता है, और इसका ये कहाँ ये मुहाना बनाता है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और जानते हैं उसमें सबसे बड़ा उपजाऊ बेसिन भी है वो। ठीक है, आपका गंगा। क्या कर रहा है 28 नंबर, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कौन सा अनुच्छेद आपका काम करता है, तो आर्टिकल है 342। ठीक है, आपका राष्ट्रपति द्वारा जो होता है राज्यों की एसटी सूची बनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और आपका कौन सा है काम करता है, आपका आर्टिकल 342। और ये भी आप याद रखिएगा एक चीज कि इनके लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। मतलब किस चीज में आपका जैसे आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, तो इनमें सीटों का आरक्षण भी इसमें प्रावधान है। ठीक है, और बाकी जो है कि ये मैं आपके बारे में जो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में आप जाइएगा, तो आपको मैं पॉलिटी का जो हमारा एमसीक्यू है उसमें भी आपको पढ़ाया गया है, तो आप जाके वहां से भी पढ़ सकते हैं।
आगे जो हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है 29 नंबर, भारत का कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सबसे तेजी से बढ़ रहा है? तो ये हमारा कौन सा बढ़ रहा है? अभी मैं आपको बताया था कि सोलर, क्योंकि इस पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार जो है आपका सोलर मिशन चलाया है, उसी के तहत जो है हर घर मुफ्त बिजली योजना जो है आपका चलाया है, जिसमें क्या कह रहा है कि आपको 1 करोड़ सोलर रूफटॉप मतलब लगाया जाएगा, सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसमें नेट मीटरिंग काम करेगा, वो ग्रिड में भेजेगा, जो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। जिससे आपको क्या हो रहा है, बार-बार इससे आने से आपको क्या हो रहा है कि आपको उससे क्या हो गया, एक तो सोलर मिशन के तहत लगा, नेट मीटरिंग के बारे में आपको पता चल गया, और इसमें कितने लगाया जा रहा है, तो 1 करोड़ आपको घरों पे लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चंस इसी प्रकार आपको हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज भी बनाएगा, बताएगा, आपको बना के पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है? अब 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की वित्तीय शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये आर्टिकल 266 में इसका वित्तीय शक्ति दिया गया है। क्या होता है, कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आपका किसमें है? आपका 266 में है। तो ये प्रेसिडेंट के मतलब ये क्या होगा, वित्तीय शक्ति को दर्शाता है। आपका 31 जो कह रहा है कि भारत में क्या है कि आपका प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति करने वाला प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन होता है? तो ये कौन होता है? देखिए क्या होता है ना, आपका चीफ इकोनॉमी एडवाइजर होता है, ठीक है? और ये कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा ये होता है चीफ इकोनॉमी एडवाइजर, जो जिसको नियुक्ति किया जाता है, ठीक है? और ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है ना, ये आपका प्रशासनिक पद होता है, ठीक है? प्रशासनिक पद होता है, जो आपका क्या होता है, एग्जाम के द्वारा ये कंडक्ट होता है। और नीति आयोग जो होता है आपका, ये सीईओ जो होता है, ये नीतिगत दिशा के लिए बनाया जाता है। और आपका आरबीआई गवर्नर जो होता है मौद्रिक नीति नियंत्रण करता है, ठीक है? तो ये आपका प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त करता है? तो चीफ करने वाला प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन होता है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, ठीक है? और ये प्रशासनिक पद है, ये आपका जो सीईओ जो है नीतिगत दिशा देता है ठीक है? नीति आयोग को थिंक टैंक बोला जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी आप कमेंट में बताइएगा कि आरबीआई का अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये आप बताइएगा, ठीक है? कमेंट जरूर कीजिएगा, आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है, तो ये भी आप बताइएगा, ठीक है? अगला जो हमारा प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है हमारा? ये आपका उस समय के अकॉर्डिंग था आपका, ये कौन था आपका? आपका झारखंड, ठीक है? झारखंड, ठीक है? क्या है कि ये इसमें जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, झारखंड, ठीक है? तो अगला हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है आपका, 1 मिनट, अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न जो हमारा 33 नंबर क्या कह रहा है कि आपका भारत में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो स्वरोजगार और कौशल विकास है, ठीक है? ये क्या है? पीएम कौशल विकास योजना, और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो चलाया गया था, उसी के तहत था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य यही कहा गया था, स्वरोजगार और कौशल विकास। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है 34 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद से आता है? तो हम लोग पता है कि 356 से, ठीक है? और बाकी जो ये है वित्तीय आपातकाल है, ये भी आप याद रखिएगा। और 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है? जब राज्य सरकार चलाने में विफलता हो जाता है, तो राज्यपाल क्या करता है, आपका सिफारिश करता है किसको? आपको प्रेसिडेंट को, ठीक है? यहाँ पे कि मतलब राज्य में विफल है, ठीक है? तो इसके तहत ये आर्टिकल 356 के तहत आपका राज्य में आपातकाल लगा जाता है, ठीक है? स्टेट प्रेसिडेंटल रूल लग जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 35 नंबर का कह रहा है कि भारत में कौन सी योजना किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए के तहत आती है? तो कौन सा आता है आपका? पीएम किसान आता है, ठीक है? पीएम किसान, इसमें क्या होता है ना कि 6000 प्रति वर्ष आपका एनुअली पैसा सीधे बैंक खाता में जाता है। और ये जो है पीएम आवास योजना है, ये आवास से जुड़ा हुआ है। और मनरेगा जो है आपका रोजगार से है, जिसका अभी नाम चेंज हुआ है, ये आप बताइएगा, आप ज़रूर बताइएगा। आप मैं स्टार्टिंग का बीपी कर देता हूँ, ठीक है? तो ये आप याद करिएगा, और कमेंट करके इसको नया नाम जो दिया गया है, ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल से मैं आपको इसके बारे में, मनरेगा के बारे में बताया हूँ।
और अभी भी ये मुद्दा में चल ही रहा है न्यूज़ में। और स्वच्छ भारत योजना जो सफाई के लिए है, ये भी आपको पता है, ठीक है? तो ये मनरेगा के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? जिससे आपको क्या होगा, आपका रिकॉल भी हो जाएगा, जिन्हें नहीं भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जब जाएँगे तो उनको भी इससे बेनिफिट होगा। तो अपनी आप नॉलेज को शेयर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको क्या होगा ना कि जब आप कहीं भी जाइएगा तो आप अपना एक जो इन्फ्लुएंस जो होता है आप अपना छोड़ पाइएगा, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपका सामने वाला व्यक्तित्व जो है आपका पता चलेगा और आप अपना असली व्यक्तित्व सबके सामने पेश कर पाइएगा। नहीं तो क्या होता है कि आप अपने आप को पेश करने में ही गलत हो, आपके पास नॉलेज तो रहता है लेकिन नॉलेज को आप लगता है कि बस सिंचित करके रखें। ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं बन पाते। अगर सफल भी हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास अगर नॉलेज है तो नॉलेज सामने वाले को दीजिए। ये नहीं, नॉलेज बाँटने से घटता नहीं है, इवन बढ़ता है। तो इसलिए आप जो भी देख रहे होंगे लर्नर, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मनरेगा के बारे में। और जो भी मैं आपका ऑप्शन पूछा था कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, ये भी आप बताइएगा, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है? अगला प्रश्न जो हम लोग चलते हैं कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन-सा है? तो कौन-सा है आपका गंगा सेतु जो पटना वाला है, आपका गंगा सेतु है, ठीक है? पटना में है, ठीक है? जो आप जब हाजीपुर आप पार होइएगा ना, हाजीपुर जाइएगा तो वहाँ पे पटना में आपको मिलता है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। लगभग इसका जो है 5.75 किलोमीटर तक ये है आपका लंबा पुल है, जो उत्तर भारत का सबसे लंबा पुल माना जाता है। अन्य जो है सब माही जो हो गया, बेनापर्थी पुल हो गया, इंदिरा सागर हो गया, ये सब छोटा है इससे, ठीक है? अगला जो हमारा प्रश्न है आपका 37 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में कौन-सा अनुच्छेद फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए काम करता है? तो अभी जो हमारा पढ़े हैं आर्टिकल नंबर 360, ठीक है? आपका वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही घोषित किया जाता है और ये इससे क्या है आपका नेशनल इमरजेंसी है। मैं आपको बार-बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको ऑप्शन में आ सकते हैं। ये आपका स्टेट इमरजेंसी से है और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, यानी संविधान संशोधन से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका कि भारत में कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्थापित क्षमता वाला है? तो कौन सा है अभी जो क्षमता स्थापित वाला है ना, ये आपका हो जाएगा, आपका विंड हो जाएगा। इंस्टॉलेंस जो कैपेसिटी है ना, आपका इंस्टॉल का कैपेसिटी है इसका क्या है कि विंड में सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है? जो इसका क्षमता है ना, उसको स्थापित करने के लिए विंड में सबसे ज़्यादा रहता है। हाइड्रो प्रोडक्शन में अधिक है, प्रोडक्शन में सबसे अधिक क्या ना हाइड्रो है, लेकिन इंस्टॉल में हो जाता है, इंस्टॉलेंस मतलब करने में क्या है कैपेसिटी जिसको क्या है विंड का है। और सोलर जो है आपका तेजी से आप ये क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, जिसके लिए कौन सा है सोलर मिशन भी चलाया गया है। ये आपको मैं पीछे भी बता दिया हूँ। अगला जो हमारा प्रश्न है 39 नंबर, सॉरी, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी किस संशोधन के बाद फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था? तो ये आपका आपका सॉरी उस समय मैं 42वां बोला था, नहीं 46वां आपका सॉरी 44वां अमेंडमेंट एक्ट जब था, आपका मोरारजी देसाई के समय था उस समय, तो ये हटाया गया था। तो ये कब था आपका 44वां अमेंडमेंट एक्ट आपका 1978 के तहत, ठीक है? तो ये हटाया गया था, आर्टिकल आपका 300 में ये आपका जोड़ा गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी डेल्टा कौन-सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिस पर कौन-सा है सुंदरबन डेल्टा है, जो विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये आपको पता है कि कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए आपको कहीं न कहीं आपको घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे क्या था? गंगा सोन डेल्टा बोला गया था, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोला गया। 41 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ये आपको पता है कि आपका क्या होता है, इसमें जो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और पार्लियामेंट होता है जो मतलब दोनों सदन मतलब जाके लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ये दोनों होते हैं, ठीक है? इनके सदस्य होते हैं और प्लस में इसके स्टेट राज्य विधान जो मंडल हैं, उनसे भी क्या है उनके भी सदस्य इनमें भाग लेते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे जानिए, आप लोग के जानेंगे क्योंकि जो भी पार्लियामेंट में हो जाता है, जो नामित सदस्य होते हैं ना, वो इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और यहाँ का भी जो नामित सदस्य होते हैं, वो भी इनमें भाग नहीं लेते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए।
तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि मतलब इसमें आपको मैं बता दिया कि जो नामित होता है वो इसमें चुनाव नहीं लड़ता है और सुप्रीम कोर्ट इसका कोई रोल नहीं रहता है प्रेसिडेंट का, और इलेक्टोरल जो कॉलेज प्लस जुडिशरी का नहीं, और सीधे चुनाव सिर्फ लोकसभा का होता है और राज्य विधानसभाओं में होता है चुनाव, बाकी अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका 42 नंबर जो प्रश्न है आपका क्या कह रहा है कि भारत में कौन सा अनुच्छेद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन देता है आपका? तो आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए में आपका दिया गया है, ठीक है। ये क्या देता है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। 14 में क्या है कि राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है, राइट टू आपका इक्वलिटी दिया हुआ है, आपका मतलब है क्या? समानता का अधिकार। और 21 में दिया गया है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, यानी जीवन जीने का गरिमा में जीने का स्वतंत्रता का अधिकार देता है कौन? आपका राइट टू आपका लाइफ एंड लिबर्टी, ओके। और 25 जो दिया गया है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, ठीक है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है? आपका आर्टिकल 25, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं कि आपका क्या कर रहा है कि 43 नंबर जो आपका क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक सोलर कैपेसिटी रखता है? तो कौन सा रखता है? ये हमारा राजस्थान जो है ना सोलर कैपेसिटी रखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिजर्ट रीजन है, ठीक है, तो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन जो आता है कहाँ पे? डेजर्ट में ज्यादा आता है, इसी कारण है जो है हमारा कौन रखता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न पे हमारा क्या कह रहा है? 44 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, 44 नंबर क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है? तो कौन सा देता है हमारा? तो आर्टिकल नंबर 32 देता है, ये आपको आपका सुप्रीम कोर्ट के तहत देता है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि आपका रिट्स जारी किया जाता है, ऐसे तो आर्टिकल 226 भी आपका हाई कोर्ट देता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए था आपका आर्टिकल 32 प्लस आपका 226, ठीक है, ये हाई कोर्ट के द्वारा होता है, यानी आप लिख लीजिएगा आर्टिकल 32 एंड आपका आर्टिकल 226, ओके, यानी 32 और 226 के तहत। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट देता है आपका, 226 के तहत आपका हाई कोर्ट देता है, ओके। अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, भारत में कौन सा नदी पश्चिमी घाट के पास नहीं बहती है? 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नदी हमारा पश्चिमी घाट के पास नहीं बहती है? तो ये हमारा कौन सा है? यमुना। बाकी जो पेरियार है जो केरल में होता है, गोदावरी आपका पश्चिमी घाट के, कावेरी, ये सब है जो है क्या है ना पश्चिमी घाट से आपका, क्योंकि ये दक्षिण भारत का है, तो यानी केरल, तमिलनाडु और आपका कर्नाटक में ही आपका पश्चिमी घाट फैला हुआ है। आपका गॉडगिल जो कमेटी था ये पश्चिमी घाट से रिलेटेड था, और गॉडगिल जो अभी प्रोफेसर थे उनकी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में ही देहांत हुआ है, मतलब निधन हुआ है उनका। और आप जाके ज्यादा उनके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आपका द हिंदू क्लास में आपको मैं कंप्लीट करवाया हूँ, तो आप मेरे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्टडीज चैनल पे आप जब जाइएगा तो उसमें द हिंदू का आपका क्या है प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। मुझे लगता है आई थिंक आप 2-3 दिन पहले ही मैं ये करवा चुका हूँ, ओके। अगला जो हमारा प्रश्न है 46 नंबर क्या कर रहा है कि भारत में कौन सी योजना किसानों की बीज उपलब्ध कराने के लिए है? ठीक है, बीज उपलब्ध कराने के लिए कौन सा योजना है तो ये हम बताएंगे। तो ये हमारा जो आंसर होगा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये उपलब्ध कराता है। नेशनल जो सीड कॉर्पोरेशन है ये आपको क्या करता है? उच्च गुणवत्ता वाला बीज को उपलब्धता करवाता है। आपको मैं पूछा था एक चीज और पूछा था मैंने कि जो एमजी नरेगा है यानी मनरेगा है, इसका नाम में चेंजिंग आया है, तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका नाम के बारे में बताइए कौन सा नाम ये बदला हुआ है, ठीक है। और पीएम किसान के तहत आपका 6,000 जो प्रति वर्ष आपका पैसे आते हैं किसानों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हेतु, ठीक है, के तहत, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है 47 नंबर कि भारत में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए भाषा चुनने का अधिकार देता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद आपका देता है? तो ये आर्टिकल 345 देता है, ठीक है। आर्टिकल 345 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है द्वारा ये क्या होगा? राज्य अपना भाषा
चुन सकता है। यानी जो विधानसभा, राज्य विधानसभा है यानी राज्य विधानमंडल है, वो भाषा निर्धारित करेगी। और आपका इस 346 में है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के लिए ये प्रावधान करता है। किसके लिए? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के लिए। और आपका ये है, आपका 347 जो है, आर्टिकल नंबर 347 जो है आपका माइनॉरिटीज का बात करता है, यानी अल्पसंख्यक का बात करता है। और 348 जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट के लैंग्वेज के बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश रहेगा या हिंदी रहेगा, ये बात करता है आर्टिकल 348। ओके, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। आपका 48 में ही क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी योजना ग्रामीण रोजगार के लिए जाना जाता है? तो ये मैं आपको अभी भी बता रहा था कि ये मनरेगा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, पहले इसमें 100 दिन का दिया जाता था, अब इसमें 150 दिन का रोजगार का गारंटी देता है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, केवल इनका जो भी है एडल्ट लोग हैं, मतलब यानी केवल वयस्क लोग जो हैं, वयस्क लोग हैं, मतलब आपका जिनकी उम्र 18 वर्षों से अधिक है और कोई भी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, इसमें ना बीपीएल और एपीएल का कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, भेदभाव नहीं है इसमें। प्रत्येक हाउस होल्ड को ये मिलता है, ठीक है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगा। और अब क्या है कि आपको 150 दिन का रोजगार आपका देने का ये गारंटी आपको देगा। लेकिन एक चीज और है कि अब जैसे मौसमी जैसे सीजनली जो आपका खेती होता है, मतलब फसल जो लगता है, उसमें ये क्या होता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान किया गया है। आप जाके मेरे जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटेजी चैनल है, उसमें आप जाके देखिएगा, तो मनरेगा के बारे में पढ़ा हूँ, उस पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, और नहीं भी मिलेगा तो आपको सबसे लास्ट में जो द हिंदू का जो मैं करवाया हूँ ना, उसमें आप देखिएगा, मैं उसमें आपका प्ले लिस्ट में आपको डाल दिया हूँ। ओके, 49th नंबर जो क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन किस इमरजेंसी में होता है? तो ये आपका किस में होता है? आपका नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 352 के तहत आपका क्या हो जाता है, आपका फंडामेंटल राइट्स का मतलब सस्पेंशन हो जाता है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि भारत में कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत सबसे स्थिर है, मतलब बेस लोड माना जा रहा है? तो किसको माना जा रहा है? आपको आपका हाइड्रो को माना जा रहा है, ठीक है। हाइड्रो जो होता है रिलायबल है, मतलब आपका बेस लोड के लिए, ठीक है। सोलर विंड और विंड जो है इंटरमिटेंट है, होते हैं, क्या होते हैं? इंटरमिटेंट होते हैं। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है, 51 जो कह रहा है आपका 51 जो हमारा कह रहा है, क्या बोल रहा है कि भारतीय जो संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी राइट्स के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 29 जो कह रहा है आपका कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज का बात करता है, यानी आपका संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार है, किसके? अल्पसंख्यक के शैक्षणिक एवं आपका संस्कृति का अधिकार है, ठीक है। और ये आपका क्या बोलता है, आपका ये मतलब अल्पसंख्यक के जो है संस्थानों का बात करता है, आर्टिकल नंबर 30, यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का अधिकार देता है। और ये आपका माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार देता है, मतलब कल्चर एंड माइनॉरिटी एक्ट का। और 31 जो है आपका क्या है, आपका ये अब आपका पहले संपत्ति का राइट था, अब ये क्या हो गया है आपका, ये आपका लीगल राइट हो गया, यानी कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। आपका 32 जो है आपका रिट्स जारी करने के लिए आपका रिट्स मतलब जारी करता है 32 में, कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट जब हनन होता है तो उस समय डाला जाता है, ठीक है, जारी किया जाता है, सॉरी। आपका 52 में कह रहा है कि भारत में कौन सी योजना बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित है? तो ये आपको मिड डे मील जो है ना, ये आपको है, बच्चों को क्या किया जा रहा है कि पोषण के लिए और शिक्षा के लिए ये चलाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि पीएम किसान तो आपका 6,000 रुपया जो आपका बैंक ट्रांसफर करता है, डीबीटी करता है, और पीएम आवास योजना हो गया, ये आवास के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत आपको स्किलिंग दिया हुआ है। देखिए, स्किलिंग के बारे में अभी जस्ट ही आपका करंट का ही मुद्दा द हिंदू में करवाया गया है कि स्किल इंडिया मतलब प्रशिक्षण लगभग 1.48 करोड़ लोगों को दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सिर्फ इसमें सर्टिफिकेशन किया गया है, इसमें जो है ना कि आपको सही मानकों पर मतलब ये काम नहीं कर पाया है, इसके लिए मुद्दा आया था, न्यूज आया था, तो आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको जो 53 नंबर जो क्वेश्चंस कर रहा है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं कि नई दिल्ली में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार ये क्या है? आपका
नई दिल्ली में है आपका सुप्रीम कोर्ट। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है 54 नंबर आपका, भारत में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत कौन सा है? तो हमें पता है कौन सा है, हाइड्रो है, ठीक है अभी। और इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में सबसे बड़ा और बेस लोड में आपका ऊर्जा दस्ता में भी क्या है आपका आपका हाइड्रो है, ठीक है। भारत में नेशनल इनकम के आंकड़े किसे तैयार करता है, मतलब कौन तैयार करता है? तो ये आपका करता है कौन? आपका सीएसओ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपके जो होता है ना कि ये आपका जो सीएसओ होता है वही क्या है आपका नेशनल इनकम तैयार करता है, ठीक है। आंकड़े मतलब किस तरीके से ये डाटा मतलब पेश करता है, ठीक है। अपना जो है कि 56 नंबर जो है आपका आपका क्या है कि आपका क्या है ये आप देखते हैं 56 नंबर, भारत में फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कौन करता है? तो ये हमारा कौन करता है आपका आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट करता है कौन? आर्टिकल 32 के तहत आपका ये भी है, लेकिन मेनली जो होता है आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करता है फंडामेंटल राइट के लिए। हाई कोर्ट भी रिट्स जारी करता है, यानी आपका यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए था हमारा ए बी प्लस सी है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों करता है, एक 32 से करता है आपका सुप्रीम कोर्ट और दूसरा करता है 226 आर्टिकल से। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है 57 नंबर कि आपका भारत में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है के लिए कौन सा कानून महत्वपूर्ण है? तो ये कौन सा है? अभी हम लोग पढ़े थे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है आपका ये है आपका फूड सिक्योरिटी और प्राइस रेगुलेशन ये करता है, ठीक है। सॉरी, क्या करता है ये आपका भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है कानून? तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये क्या करता है कि फूड सिक्योरिटी और प्राइस रेगुलेशन करता है। कौन सा? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ओके, 58 नंबर ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? तो कौन सा है ये हमारा? ये आपका गंगा सेतु, जो मैं पीछे भी पढ़ा है आपको 5.75 किलोमीटर आपका लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि आपका भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना रहता है? तो ये कौन सा कितना रहता है आपका? 5 साल रहता है, ठीक है। आर्टिकल 56 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 56 के अनुसार। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन नदी बेसिन जो है सबसे बड़ा है? तो आपका ये कौन सा है? गंगा है, 2525 किलोमीटर है। ओके, आपका अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राइट टू एजुकेशन किस वर्ष जोड़ा गया? तो आपका 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत। और ये आपका 42वां जो आपका सॉरी आपका जो आपका डीपीए आपका फंडामेंटल ड्यूटीज था ना, उसमें भी जोड़ा गया था उस समय, ठीक है। आपका 11वां जो आपका मूल कर्तव्य होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका कि भारत में कौन सा हाई कोर्ट सबसे पुराना है? तो कौन सा हाई कोर्ट सबसे पुराना है? तो कलकत्ता का हाई कोर्ट पुराना है। इसकी स्थापना लगभग 1862 में स्थापित हुआ था, जब कॉलोनियल एरा था, ठीक है, यानी औपनिवेशिक काल था, उस समय ये बनाया गया था। भारत में कौन सा अनुच्छेद स्टेट को स्वतंत्र भाषाओं का अधिकार देता है? तो अभी हम लोग जाने थे आर्टिकल नंबर 345, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपका करता है, और 348 से जो करता है ना, ये आपका सुप्रीम कोर्ट अपने लैंग्वेज को वो इसका प्रावधान करने का है 348 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट को। भारत में कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सबसे तेजी से बढ़ रहा है? तो ये हमारा कौन सा बढ़ रहा है? सोलर बढ़ रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, नेशनल सोलर मिशन के तहत रैपिड ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा है 65 नंबर कि भारत का कौन सा अनुच्छेद नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देता है? तो आर्टिकल 352 कर देता है। ओके, यानी नेशनल इमरजेंसी ये आपका सस्पेंड कर देगा आपका कौन सा? फंडामेंटल राइट। अगला जो हमारा प्रश्न है 66 नंबर, भारत में पीएम किसान योजना के लिए योजना किसके लिए है? तो ये किसके लिए है आपका? आपका किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट है, जो क्या करता है आपका 6,000 रुपया प्रति वर्ष आपका मतलब खाते में देता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है 67 नंबर कि इंडिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन कौन करता है? तो ये आपका करता है कौन? आपका छत्तीसगढ़ करता है। कौन? आपका छत्तीसगढ़। यहाँ है जो कोरबा है आपका, कोरबा हो गया, दुर्ग हो गया, रायगढ़ हो गया, ये सब रीजन में सबसे ज्यादा आपका कोयला का मतलब उत्पादन होता है।
अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 किसके लिए है, तो आपका कौन सा किसके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यानी संविधान संशोधन के लिए। नेशनल इमरजेंसी है 352 से, फंडामेंटल राइट है आपका आपका कहाँ से है आपका, याद कीजिए 12 से 35 तक आर्टिकल तक, ओके। और स्टेट लेजिस्लेचर कितने में है, राज्य विधानसभा है 169 की तरह, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर, क्या कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है, तो ये हमारा हाइड्रो है, ये भी याद रखिए, बेस लोड एनर्जी है ये, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, ठीक है, आपका 71 नंबर जो कह रहा है, आपका क्या कह रहा है कि भारत में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन करता है, तो यहाँ पे भी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट प्लस आपका हाई कोर्ट हो जाएगा, यानी आर्टिकल 32 और 226 दोनों हो जाएगा। थोड़ा बार बार रिपीट हो रहा है, भारत में कौन सा हाई कोर्ट सबसे पुराना है, ये आपका कलकत्ता है, 1862 में बना था, तो ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका, इंडिया में जो मनरेगा है आपका कौन सा वर्ष लागू हुआ था, एक मिनट, कौन सा वर्ष आपको लागू हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हुआ था, 2005 में लागू हुआ था आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत ये लागू हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अभी जो है इसमें 125 दिन का कार्य दिया जाता है और आपका सभी हाउस होल्ड के लिए है, ठीक है, जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो, ठीक है, उसके लिए है। और पहले इसमें क्या था आपका 100 दिन का काम का रोजगार का योजना देता था, और अब जो है मौसमी जो सीजनली क्रॉप्स के लिए इसमें सस्पेंड इसको किया जा सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 74 में आपका क्या दिया है, 74 में भारत का कौन सा अनुच्छेद फाइनेंशियल इमरजेंसी से है, तो हमारा 360 है, ये आपका नेशनल इमरजेंसी से है, ये आपका आपका स्टेट इमरजेंसी से है, और ये आपका संविधान संशोधन से है, ओके। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका 75 नंबर जो प्रश्न है आपका, इंडिया में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं बहती है, तो कौन सा नदी नहीं बहती है, ये आप देखिएगा, ठीक है।